नमस्कार। ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न सूफी काव्यधारा से संबंधित है और भक्ति काल से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हम आज बात करेंगे। ये प्रश्न न केवल सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा हेतु वरन नेट और सेट परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो जब हम सूफी काव्य धारा को देखते हैं तो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की महत्वपूर्ण काव्य धारा है, जिसे सूफी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। तो जब इसमें से बनने वाले प्रश्नों पर हम बात करते हैं तो सूफी काव्य धारा की क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो तो जो अध्येता है या जो विद्यार्थी है उसे ध्यान रहना ही चाहिए। उसके साथ ही जो सूफी काव्य धारा की प्रमुख कृतियां हैं उसका रचनाकाल भी और उसके रचनाकार दोनों का पता होना चाहिए। उसका कथानक क्या है, उसके मूल पात्र क्या हैं, साथ ही ये भी ध्यान रहना चाहिए। जब हम सूफी काव्य धारा की बात करते हैं या कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा की बात करते हैं तो ये समूचा काव्य ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। प्रश्नों पर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। तो जब हम ईश्वर की कल्पना की बात करते हैं तो आध्यात्मिक सरोकार आ जाते हैं और ये विदित है कि ईश्वर की कल्पना यहाँ पत्नी रूप में या प्रेयसी के रूप में या प्रेमिका के रूप में की गई है। ये ठीक है कि पति रूप में जो भावनात्मक व्यापार होता है जो कबीर ने किया है वो भी वहाँ रहस्यवाद की श्रेणी में आता है, लेकिन सूफी साधना में जब हम देखते हैं तो जो आध्यात्मिक सरोकार है वो पत्नी के रूप में आते हैं। चाहे हम जायसी के पद्मावत में बात कर लें तो पद्मावती के रूप में वहाँ पर लिया गया है, तो ईश्वर की कल्पना प्रेयसी, प्रेमिका या पत्नी के रूप में की गई है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है। तो शरीयत, मरिफत और हकीकत यहाँ शामिल है, मलकत इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ आखिर किसे माना जाए। तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो हंसावली को पहला ग्रंथ मानते हैं, जो असाइत जिसके रचनाकार हैं और जिसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है और यह तथ्य ठीक भी है क्योंकि हंसावली की रचना पहले हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं जिसका रचनाकाल 1501 ईस्वी है। इसी तरह जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो सत्यवती कथा को, जो कि 1500 ईस्वी में लिखी गई है, ईश्वरदास द्वारा रचित है, उसको मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं जो कि मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है और इसका रचनाकार 1379 ईस्वी है। तो ये मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र है वो असाइत द्वारा लिखी गई हंसावली को मानते हैं। पद्मावत तो पहला ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये 1540 ईस्वी में आता है। तो हंसावली सही मायनों में यदि देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र भी इसी को मानते हैं। और जब असाइत की लिखी गई हंसावली की बात करते हैं तो गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित प्रेम कथा है, मूलतः अवधी में है, लेकिन गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये तथ्य ध्यान रखे जाने चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। मृगावती के रचना कुतुबन है रचनाकार और ये 1501 ईस्वी में लिखी गई है। तो मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, लेकिन सही मायने में असाइत द्वारा लिखी गई जो हंसावली है वो प्रेमाख्यानक परंपरा का, सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जा सकता है। मृगावती के बारे में यदि हम कुछ बातें और जानना चाहें तो जो मृगावती ग्रंथ है कुतुबन द्वारा लिखा गया है, नायिका इसकी मृगावती है और विभिन्न
प्रवृत्तियां जो कि परंपरागत प्रेमाख्यानों की है वो भी इसमें देखी जाती है। इसमें जो नायक है वो योगी वेश में घर से निकल जाता है और मार्ग में एक अन्य सुंदरी को किसी राक्षस के चंगुल से निकालकर उससे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को पाने में सफल होता है। भाषा इसकी भी अवधि है और यदि देखा जाए तो दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग इसमें भी किया गया है। जो अगला प्रश्न है कि चंदायन के रचयिता का नाम कौन है? तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा कि मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। यदि हम देखें तो चंदायन के, और जो चंदायन को जो ग्रंथ माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा पहला ग्रंथ भी मानते हैं सूफी काव्य परंपरा का। अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग माना है। चंदायन का समय 1379 ईस्वी है, जो सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। और यदि चंदायन को देखें तो ये चांदायन भी कहीं कहीं इसका नाम मिलता है। प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है ये, पहला हंसावली को माना गया है और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं और 1379 ईस्वी में इसका जो रचना हुई है। डॉक्टर माता प्रसाद जो गुप्त हैं वो इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा भी मानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है और किसने माना है? ये माता प्रसाद गुप्त ने माना है, लेकिन इसकी जो मूल प्रसिद्धि है वो चंदायन या चांदायन नाम से ही मानी जाती है। इसमें देखें तो यहाँ जो छंद विधान है और प्रबंध व्यवस्था है उसमें न तो फारसी मसनवियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं, न ही भारतीय, वरन दोनों ही विषयक एक रूपता भी नहीं मिलती है। यह प्राकृत और अपभ्रंश साहित्यों की परंपरा में कड़वकों में की गई है और कड़वक चौपाई की 5 अर्दालियों तथा एक दोहे या मिलते जुलते छंद जैसा है, ये माता प्रसाद गुप्त का कहना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ध्यान रखने चाहिए। इसमें नायक लोर है और नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय, प्रथम दर्शन आदि बातों की बात की गई है। इसकी भाषा अवधि है। तो ये मुख्य प्रश्न बनते हैं चंदायन से संबंधित। आगे जो प्रश्न बनता है कि मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? तो मंझन कृत मधुमालती मानी गई है और जो मधुमालती का रचना काल है वो 1545 ईस्वी माना गया है। जायसी के पद्मावत के बाद की ये रचना है और 1545 ईस्वी का समय है। इसमें मधुमालती और मनोहर ये नायक नायिका हैं। मधुमालती और जो मनोहर हैं उसकी प्रेम कहानी का अलौकिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और जो देखा जाए तो सामान्य हिंदी प्रेमाख्यानों में जो नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है। यहाँ पर जो मनोहर है वो बहुपत्नीवादी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। शेख नबी की कौन सी रचना है? तो ज्ञानदीप है, जो कि यदि देखा जाए तो 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप की रचना होती है और इसमें ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा का अलौकिक वर्णन यहाँ पर चित्रित किया गया है और 1619 ईस्वी में इसकी रचना होती है। माधवानल काम कंदला यदि देखी जाए, माधवानल काम कंदला जो रचना है वो गणपति द्वारा लिखी गई है और 1527 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। इसमें नायक जो है माधव है और जो काम कंदला है वो नायिका है, उस श्रेणी में आती है और इनके प्रेम का चित्रण यहाँ पर किया गया है। कवित्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये रचना उच्च स्तर की है और सौंदर्य, प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्व और जो नैतिक तत्व है
वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है सूफी प्रेमाख्यानक कवि परंपरा में जब हम देखते हैं। रूप मंजरी के रचयिता यदि देखा जाए तो नंददास है। ये भक्ति के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ये भी एक ग्रंथ है। जैसा कि हमने देखा गणपति रचित माधवानल काम कंदला, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है, प्रेमाख्यानक काव्य है और इसमें प्रेम का जो निरूपण है अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित अवधी है, ये बात ध्यान रखना है कि इसमें इसकी भाषा, मूल भाषा इसकी राजस्थानी है। ये प्रश्न थोड़ा विसंगति से युक्त बन सकता है। अवधी और राजस्थानी इसके दोनों विकल्प सही जाते हैं। तो इसकी भाषा राजस्थानी है और अवधी का भी प्रयोग है। ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ढोला और मरवण की कथा है, राजस्थान की प्रेम कथा है और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, जिसके रचनाकार अज्ञात है। इसी तरह मधुमालती का नायक हमने देखा मनोहर है। मनोहर और मधुमालती का चित्रण है जब हम मधुमालती की बात करते हैं तो, और मधुमालती का रचनाकाल जो है 1545 ईस्वी है हमने देखा। और मनोहर जो है एक पत्नीवादी हैं। ये एक जो प्रेमाख्यानक परंपरा की एक प्रवृत्ति है उससे इतर यहाँ पर देखा गया है। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? तो यहाँ पर सत्यवती कथा जो है, जो कि 1501 ईस्वी में लिखी जाती है और इसके रचयिता ईश्वर दास हैं। इसके नायक ऋतुपर्ण है और ऋतुपर्ण और सत्यवती की ये कथा है। और यदि इसमें देखा जाए तो दोहा चौपाई शैली और अवधी भाषा में ही ये काव्य लिखा गया है। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप इसके नायक माने गए हैं और 1619 में जो शेख नबी की ज्ञानदीप है वो आई है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय यदि हम देखें तो वो जान कवि को है। और जब हम जान कवि की बात करते हैं तो वे भी प्रेमाख्यानक परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं वो लेकर आते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक प्रेमाख्यान जो लिखे हैं वो जान कवि ने लिखे हैं और ये 1612 से 1664 ईस्वी तक लिखे हैं। 78 काव्य ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, लेकिन इनमें से 29 जो हैं वो प्रेमाख्यानक काव्य हैं। और कथा रत्नावती, कथा कनकावती, कथा कवलावली, कथा मोहिनी, कथा नलदम दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा कलंदर आदि कथा काव्य ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं। इन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू की रचना की है, जो प्रश्न बन रहा है। और काव्यात्व की दृष्टि से ये साधारण है और इसकी भाषा जो देखी जाए वो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो जान कवि हैं जो लैला मजनू के कथानक को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। तन चितौर मन राउर की ना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है और 1540 ईस्वी में इसकी सर्जना हुई है। रत्न शेखर कथा के आधार पर जो हिंदी में जो ग्रंथ लिखा गया है वो पद्मावत है, जो कि जायसी द्वारा रचित है। ओ में जानी कवित अस कीना, मकु ये रहे जगत में चीना। तो स्वांत है सुखाय जो रचना है और यश प्राप्ति है, ये जायसी का यहाँ पर कथन है, जो कि पद्मावत के प्रारंभ में वो कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से ये पंक्तियां ली गई है। कौन सी विशेषता सूफी काव्यों में नहीं
देखी जाती है। रहस्यवादी भावना है, प्रेम तत्व का निरूपण है, हिंदू संस्कृति का चित्रण है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के एक को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना है, लेकिन ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिलता है। अवधी भाषा का प्राचुर्य इन ग्रंथों में देखा जाता है। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? तो बनारसी दास की जो रचना है उसमें वो ये उल्लेख करते हैं, मधुमालती का भी और मृगावती का भी वो उल्लेख करते हुए जान पड़ते हैं। आखिरी कलाम यदि देखी जाए, जो कि जायसी की कृति है और ये बाबर के समय में लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी की यदि हम बात करें तो बाबर के समय में ये ग्रंथ लिखा हुआ जान पड़ता है, आखिरी कलाम। और 1528 ईस्वी इसका रचना काल है, जो कि बाबर के समय ये लिखी गई है और इसमें बादशाह बाबर की प्रशंसा भी की गई है कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो इस प्रकार करते हैं 1528 ईस्वी में आखिरी कलाम। अगला प्रश्न जो यदि हम देखें तो उसमें पद्मावत की अधिकतर जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो किस लिपि में मिलती है? यदि ये देखा जाए तो फारसी लिपि में अधिकतर जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो मिलती है। हमने बनारसी दास की बात की कि किस जैन कवि ने मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है, तो वो बनारसी दास हैं और वो अर्ध कथानक में इसका उल्लेख करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, मोही का हसेसी की को हरही पंक्ति किस कवि की है? तो जब शेरशाह सूरी मलिक मोहम्मद जायसी की कुरूपता पर हंसते हैं तो जायसी ये पंक्ति कहते हैं कि मोही का हसेसी, मुझ पर क्यों हंसते हो। तो ये जायसी की पंक्ति है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है कि ग्रंथ में सृष्टि के अंत में क्या होता है, उस समय जिब्राइल आदि फरिश्ते क्या करते हैं, इसका जिक्र है। इस्लाम का जिक्र है, इस्लामी दर्शन का जिक्र है। तो आखिरी कलाम इस दृष्टि से मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना है। जैसा कि हमने देखा 1528 ईस्वी में इसकी सर्जना होती है और जायसी इसके रचनाकार है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है? तो इस ग्रंथ की रचना जो बारखड़ी प्रणाली पर की गई है अखरावट है और मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। इस ग्रंथ में ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु तथा धर्माचार आदि की सैद्धांतिक विवेचना है और वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों पर पद रचना की गई है। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? हीरामन तोता है, जो कि रत्नसेन तक पद्मावती के रूप सौंदर्य का जिक्र करता है। राघव चेतन का उल्लेख आसुरी शक्तियों के रूप में पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, जिसका रचनाकाल 1540 ईस्वी है। भूली चकोर डीढ़ी मुखलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा पद्मावत की पंक्तियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का ये ग्रंथ है। प्रेम कथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ सरस ग्रंथ जो माना गया है वो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को माना गया है। गोरा बादल का उल्लेख चूंकि चित्तौड़ की कथा है, ऐतिहासिक कथा को आधार बनाया गया है, तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है उसी प्रेमाख्यानक काव्य में ये उल्लेख मिलता है। चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो रूपनगर की राजकुमारी है। चित्रावली उस्मान का एक ग्रंथ है जो कि 1613 ईस्वी में लिखा गया है और यहाँ पर भी यदि देखा जाए तो एक सुखांत रचना है। इसमें अवधी भाषा है, श्रृंगार रस का प्राधान्य है, वीर रस का भी चित्रण यहाँ पर मिलता है।
जायसी के पद्मावत में कितनी अर्दालियों के बाद दोहा है? तो 7 अर्दालियों के बाद दोहा लिखा गया है और इस प्रकार कड़वक बनाया गया है। मसनवी शैली की रचना है। तो जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य है उसमें अर्दालियों की संख्या अलग अलग है। मधुमालती में 5 अर्दालियों के बाद दोहा रखा गया है। पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद दोहा रखकर कड़वक बनाया गया है। कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लागी आई। ये पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जायसी की है जो कि पद्मावत में लिखी गई है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का जो प्रारंभ है वो किस महीने से किया गया है? तो जब हम देखते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी आषाढ़ के महीने से करते हैं जो 12 मासा का वर्णन। वो कहते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। तो ये इस तरह की बात, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साझा पिरह दुंद दल बाजा, धूम साम धोरे घन आए, सेत ध्वजा बगपात दिखाए। तो इस प्रकार कहकर वो आषाढ़ मास से 12 मासा का प्रारंभ करते हैं जिसका दोहा भी है इस पद का कि जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारो ओ गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्ब। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? तो नूर मोहम्मद की जब हम बात करते हैं तो अनुराग बांसुरी जो रचना है उसमें आध्यात्मिक रूपक मिलते हैं। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? तो हंसावली की जब हम बात करते हैं तो पाटन की वो नायिका है, उसका जिक्र किया गया है हंसावली में कि पाटन की नायिका है और इसी आधार पर जो असाइत जो है इसका निर्माण करते हैं। यदि हम देखें तो पहला काव्य ग्रंथ माना गया है ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा और 1370 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। इसमें राजस्थानी भाषा के प्राचीनतम रूप को देखा जा सकता है। वीर कथा और प्रेम कथा दोनों का चित्रण मिलता है इसमें। और यदि देखा जाए तो यहाँ पर पुरानी गुजराती का ग्रंथ भी कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसे माना है। तो मिश्रित भाषा का प्रयोग है और ये पाटन की नायिका थी हंसावली यदि देखा जाए तो। कामदेव की स्थिति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? तो माधवानल काम कंदला जो कि 1527 ईस्वी में लिखा गया है ग्रंथ उसमें मिलती है। और गणपति जो है इसके रचयिता है और इसकी भाषा भी राजस्थानी और अवधी राजस्थानी भाषा मानी गई है, ये बात ध्यान रखें। कवित्व की दृष्टि से रचना उच्च स्तर की मानी जाती है। पद्मावत का रचनाकाल पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और 1540 ईस्वी इस महाकाव्य का रचनाकाल है। कुछ लोग 1520 ईस्वी या 927 हिजरी अगर आए तो 927 हिजरी आपको करना है, ये ध्यान रखें। और अवधी का प्रथम महाकाव्य है राजा रत्न सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का चित्रण इस काव्य ग्रंथ में किया गया है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो सैयद अशरफ का उल्लेख जायसी अपने इस ग्रंथ में करते हैं। ये तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की ये पंक्ति है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को लेकर पूछे जा सकते हैं। कौन रचयिता है, किसका रचयिता है, किस ग्रंथ का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसा कि सूफी काव्य प्रारंभ असाइत से माना गया है, असाइत की हंसावली, फिर मुल्ला दाऊद का चंदायन, इस तरह ये ग्रंथ ध्यान रखे जाने चाहिए कि हंसावली से सूफी प्रेमाख्यानक प्रारंभ होता है, फिर चंदायन जिसके मुल्ला दाऊद रचनाकार हैं, 1385 ईस्वी में इसकी रचना होती है। मृगावती कुतुबन कृत मृगावती है, 1503 ईस्वी इसका रचनाकाल है। मंझन कृत मधुमालती है, 1545 ईस्वी।
पद्मावत है जायसी का, जो सर्वमान्य रूप से 1540 ईस्वी है। उस्मान की चित्रावली है, 1613 इसका रचना काल है। हंस जवाहिर एक रचना आती है, कासिम शाह की है और 1736 ईस्वी मानी गई है। राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा का चित्रण है। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी आध्यात्मिक रूपक मिलते हैं इसमें, हमने प्रश्न देखा। 1764 ईस्वी में ये रचना आती है और श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य है ये माना गया है। नूर मोहम्मद की ही एक और रचना है इंद्रावती, जो कि 1744 ईस्वी में लिखी गई है। शेख नबी की ज्ञानदीप रचना आती है, ये 1619 में लिखी गई है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा रचना आती है और ये 1790 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ग्रंथ है। इसी तरह नसीर की प्रेम दर्पण, नसीर इसके रचनाकार हैं, 1847 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। आलम की माधवानल कामकंदला भी एक रचना आती है। पंद्रह सौ चौरासी ईस्वी में एक रचना 1527 ईस्वी में गणपति ने लिखी है। नंददास की रूप मंजरी 1568 में आती है। इस प्रेमाख्यानक की नायिका विवाहिता होकर भी कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है, ये बात है यहाँ पर। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, जैसा कि हमने देखा, और नारायण दास की छिताई वार्ता जो 1590 ईस्वी में आती है, वो भी इसी परंपरा का ग्रंथ माना गया है। कुछ कृष्ण काव्य परंपरा के ग्रंथ आ गए हैं, लेकिन जो सूफी प्रेमाख्यानक पद्धति पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के महत्व को भी सिद्ध करती है और हिंदी की सूफी काव्य परंपरा के बारे में बताती है, जिससे प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश की कथा काव्य परंपरा से इनका सीधा संबंध स्थापित होता है। तो ये बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में ये बताया है कि उस युग के युवक इन आख्यानों को पढ़ने के लिए सदा लालायित रहते थे और इससे इनकी लोकप्रियता स्वतः ही स्पष्ट होती है। तो ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।